हेलो, वेलकम टू द खान लॉ स्टडीज़। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल पर ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या प्रियम्बल जो है इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is key to open the minds of makers of the Constitution। कि क्या ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या चल रहा था, वो कैसा संविधान बनाना चाहते थे, उसको समझने के लिए एक कुंजी है। और दूसरा सवाल भी इसी के साथ पूछा जाता है, whether preamble can be amended। हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल ये है कि सबसे पहले जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। संविधान सभा की पहली मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ये 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कि संविधान कैसा होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझ लेते हैं, क्या था उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? इट विल बी ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, federal polity with residuary powers vest in the units, sovereignty belongs to people, justice, social, economic, political, equality of status and opportunity, freedom of thought, expression, belief, faith, association, all these to be guaranteed to all the people of India with safeguards टू दी माइनॉरिटीज़ को ध्यान में भी रखा गया। और ये जो नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था वो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। पहला प्रश्न उठता है कि प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल किसे कहते हैं? प्रियम्बल को किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसकी एक प्रस्तावना दी जाती है, एक उद्देश्य बताया जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो संविधान जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या बताएगा? इसका ऑब्जेक्ट जो बताया गया है इसमें क्या क्या है? It embodies the fundamental values and the philosophy of the Constitution। Fundamental values and the philosophy upon which the Constitution shall be based, जिस पर संविधान आधारित है वो fundamental values of philosophy इसमें दी गई है। And aims and objectives, वो उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हमारे संविधान निर्माता फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहते थे। तो ये था द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एम्स ऑब्जेक्टिव का रेजोल्यूशन नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, जो कि बाद में ये अंत में इसे स्वीकार कर लिया गया कि भारत कैसा देश होगा। एक डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, फेडरल है, रेजिड्यूरी पावर कहाँ जाएगा, सॉवरेनिटी किसकी रहेगी, न्याय, समता और स्वतंत्रता, ये सारे अधिकारों की बात इसमें की गई थी।
और यही सब बातें हमारे संविधान के प्रियम्बुल में दी गई हैं। सिंपल जब आप प्रियम्बुल को पढ़ते हैं तो बहुत साफ कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all the fraternity and the unity and integrity of the nation। इतनी बातें जो संविधान सभा ने जिस ऑब्जेक्टिव्स को स्वीकार किया था, जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी सारी बातें लगभग इसमें आ गई हैं, सिवाय कुछ बातों को छोड़ करके। अब एक छोटा सवाल इसके साथ है, हम एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये वेदर इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या ये प्रियम्बुल जो है ये संविधान का भाग है? इन री बेरूबारीज केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेटर ऑन इन केशवानंद भारतीज केस सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग उलट दिया। क्या कहा कि प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बात और कही कि इट कंटेन्स फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर these fundamental features cannot be destroyed by the amendment। ये राइडर लगा दिया गया। It can be amended, but the features enshrined in this constitution, in this preamble, it cannot be destroyed। These are the fundamental features of the constitution। तो ये हुआ कि still लॉ यही है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, बट इट कैन द बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। प्रियम्बल का एक यूज और है जो कहा गया है, केशवानंद भारती और अन्य केसों में भी ये आया है कि प्रियम्बल का यूज न्यायालय दो तरह से कर सकते हैं कि जहां इन किसी राइट, ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और अन्य किसी बात को अगर इंटरप्रिटेशन करना है तो इंटरप्रिटेशन के लिए ये जो हमारा प्रियम्बुल है इसको यूज़ किया जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल राइट है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा कर के इसे लागू करा सकता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट ए जस्टिसेबल एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। लेकिन बहुत से ऐसे लॉ इनेक्ट किए गए जो कि फंडामेंटल राइट को ओवरराइड करते हैं, फंडामेंटल राइट के से टकराव में आते हैं। वहाँ पर यह सवाल उठा कि क्या ये जो एक्ट बनाए गए हैं ये आर्टिकल 13 में वाइड हैं, क्या ये कानून शून्य है कि नहीं है? तो बहुत से ऐसे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जो बहुत से कानून बनाए गए, उन कानूनों के बारे में ये इंटरप्रेट किया गया कि ये ओवरराइड करेंगे फंडामेंटल राइट को और दे आर नॉट वाइड, क्योंकि इसकी स्टेट की एक ड्यूटी दी गई है कि वो जो नीतियाँ जब बनाएगा तो उस नीतियाँ बनाने में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखेगा। तो ये हो गया है कि फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बुल को यूज़ किया गया, और ये प्रियम्बुल इसके लिए प्रियम्बुल का इस्तेमाल न्यायालय बराबर कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है।
वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी ये जो संविधान है ये अथॉरिटी से कहां से मिल रही है? ये जो वर्ड है द वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स कि ये भारत के लोग इसे अधिकार प्रदान करते हैं। यानी सोर्स ऑफ द अथॉरिटी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि संप्रभुता जो है यहाँ की पब्लिक में निहित है। सॉवरेंटी इज इन्वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आगे देखें कि इसमें और जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे है संप्रभुता तो हो गया कि सॉवरेन, भारत सॉवरेन है, संप्रभु है, अब किसी देश के अधीन नहीं है। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया गया है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र है। कौन सी डेमोक्रेसी है ये? भारत में डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यानी कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो शासन चलाते हैं। ये डेमोक्रेसी जो है ये इनडायरेक्ट है। रिपब्लिक किसे कहते हैं? ये वर्ड रिपब्लिक यूज हुआ है। रिपब्लिक मीन हिंदी में कहते हैं गणराज्य। राजतंत्र के विरुद्ध है ये। जब रिपब्लिक, ये भारत रिपब्लिक नहीं था तो हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड की महारानी थी। लेकिन वर्ड रिपब्लिक यूज करके ये क्लियर कर दिया गया कि भारत एक गणराज्य है और द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है ये चुन करके आएगा, यद्यपि कि इसका चुनाव जो है इनडायरेक्ट मेथड से होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इनका चुनाव करते हैं और इसका टर्म 5 ईयर है। अब यहाँ वंश, किसी वंश का राज्य नहीं है, कोई राजा यहाँ का प्रधान नहीं है, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राज्य का जो है अध्यक्ष होगा। तो ये डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब आगे देखिए क्या है भारत। गणराज्य हो गया, प्रजातंत्र हो गया। अब नेक्स्ट वर्डिंग जो इसमें यूज की है कि ये सोशलिस्ट भी है। सोशलिस्ट किस माने में है? सोशलिस्ट, पहले ये वर्ड जो है संविधान में मूल रूप से नहीं था, बल्कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे इंसर्ट किया गया है। Therefore, it is not defined in the Constitution. Socialism does not mean that abolition of private property. ये रशिया का, चाइना का ये सोशलिज्म नहीं है। यहाँ की प्राइवेट प्रॉपर्टी डिसॉल्व कर दी गई और सब सरकार की संपत्ति हो गई। ये वो साम्यवाद नहीं, ये वो समाजवाद नहीं है, बल्कि ये कैसा समाजवाद है? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है। मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पर कि राज्य की भी संपत्ति है और इसके साथ साथ व्यक्ति की भी संपत्ति है। और इसी मिक्स्ड इकोनॉमी को डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 39B एंड C में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया है? मिक्स्ड पॉलिसी क्या है कि राज्य के जो स्रोत हैं
वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, द सोर्सेज ऑफ द नेशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे कि कुछ लोगों के हाथ में वो इकट्ठा हो जाएं। ये आर्टिकल 39 सब क्लास बी और सी ये मिक्स इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था की लागू करने के लिए ये दिशा देता है, निर्देश देता है राज्य को कि जो सोर्सेस ऑफ द स्टेट हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हों कि कॉमन पीपुल को भी उसका लाभ मिल सके, वरना सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाए।